15 अगस्त आज़ादी नहीं धोखा है, हमारे देश का समझौता है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद ही नहीं हुआ तो हर वर्ष क्यों खुशी मनाई जाती है, क्यों भारतवासियों के साथ भद्दा मजाक किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आप भी इस सच्चाई को जान सकें कि कैसे 15 अगस्त की आज़ादी के नाम पर भारतवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल 14 अगस्त 1947 की रात को आज़ादी नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर यानी सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। सत्ता के हस्तांतरण की ये संधि इतनी खतरनाक थी कि अगर आप अंग्रेजों द्वारा सन 1615 से लेकर 1857 तक किए गए सभी 565 संधियों को जोड़ देंगे तो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी ये संधि। 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ वो आज़ादी नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट हुआ था पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में। ट्रांसफर ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ये दो अलग चीजें हैं। स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण ये दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग हैं। आप देखते ही होंगे कि एक पार्टी की सरकार है, वो चुनाव में हार जाए तो दूसरी पार्टी की सरकार आती है। जब दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करता है तो शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। उसी रजिस्टर को ट्रांसफर ऑफ पावर की बुक कहते हैं। उस बुक पर हस्ताक्षर करने के बाद पुराना प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप देता है और पुराना प्रधानमंत्री निकलकर बाहर चला जाता है। यही नाटक हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंप दी और हमने कह दिया कि स्वराज आ गया। अरे कैसा स्वराज और काहे का स्वराज। दुख तो इस बात का होता है कि उस समय सत्ता के लालची लोगों ने बिना सोचे समझे या यूं कहें कि पूरे होशो हवास में इस संधि को मान लिया और ये जो तथाकथित आजादी आई इसका कानून अंग्रेजों के संसद में बनाया गया था और इसका नाम रखा गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारत के स्वतंत्रता का कानून। ऐसे धोखाधड़ी से अगर इस देश को आजादी मिले तो वो आजादी आजादी नहीं। और इसीलिए गांधी जी 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली नहीं आए। कांग्रेस के बड़े नेताओं के मनाने पर भी गांधी जी ने साफ मना कर दिया। गांधी जी कहते थे कि मैं नहीं मानता कि कोई आजादी आ रही है, ये तो सिर्फ सत्ता के हस्तांतरण का समझौता हो रहा है। 14 अगस्त 1947 को सत्ता के हस्तांतरण के तहत नेहरू और अंग्रेजी सरकार के बीच जो समझौता हुआ था उस समझौते की शर्तें बहुत खतरनाक थी। इन सभी शर्तों का जिक्र करने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए हम इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के बारे में ही जानेंगे जिसे एक आम भारतीय नागरिक जानता है और उससे परिचित भी है। इस संधि की शर्तों के मुताबिक हम आज भी अंग्रेजों के अधीन हैं। वो एक शब्द आप सब सुनते हैं ना, कॉमनवेल्थ नेशंस। अभी कुछ साल पहले ही दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। आप सबको तो याद ही होगा कि उसमें बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था। ये कॉमनवेल्थ का मतलब होता है समान संपत्ति। किसकी समान संपत्ति? ब्रिटेन की रानी की समान संपत्ति। आप जानते हैं ब्रिटेन की महारानी हमारे भारत की भी महारानी है और वो आज भी भारत की नागरिक है और हमारे जैसे 71 देशों की महारानी है वो। कॉमनवेल्थ में 71 देश हैं और इन सभी 71 देशों में जाने के लिए ब्रिटेन की महारानी को वीजा की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो अपने ही देश में जा रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ब्रिटेन में जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है क्योंकि वो दूसरे देश में जा रहे हैं। मतलब इसका निकालें तो ये हुआ कि या तो ब्रिटेन की महारानी भारत की नागरिक है या फिर भारत आज भी ब्रिटेन का उपनिवेश है। इसलिए ब्रिटेन की रानी को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती है। अगर दोनों बातें सही हैं तो 15 अगस्त 1947 को हमारी आज़ादी की बात कही जाती है वो झूठ है और कॉमनवेल्थ नेशंस में हमारी एंट्री वो एक डोमिनियन स्टेट के रूप में है, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में। इस देश में प्रोटोकॉल है कि जब भी नए राष्ट्रपति बनेंगे तो 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, उसके अलावा किसी को भी नहीं। लेकिन जब ब्रिटेन की महारानी भारत आती है तो उनको भी 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसका क्या मतलब है? और पिछली बार ब्रिटेन की महारानी यहाँ आई थी तो एक निमंत्रण पत्र छपा था और उस निमंत्रण पत्र में ऊपर जो नाम था वो ब्रिटेन की महारानी का था और उसके नीचे भारत के राष्ट्रपति का नाम था। मतलब हमारे देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक ही नहीं है। 14 अगस्त 1947 की संधि के अनुसार भारत के संसद में अगले 50 वर्षों तक वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। अगले 50 वर्ष यानी 1997 तक। 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को संसद में उठाया, तब जाकर पहली बार इस तथाकथित आजाद देश की संसद में वंदे मातरम गाया गया। 50 वर्षों तक नहीं गाया गया
क्योंकि ये भी इसी संधि की शर्तों में से एक है। और वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों में जो भ्रम फैलाया गया वो अंग्रेजों के दिशा निर्देशों पर ही हुआ था। इस गीत में कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं है जो मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाए। आपत्तिजनक तो जनगण मन में है, जिसमें एक शख्स को भारत भाग्य विधाता यानी भारत के हर व्यक्ति का भगवान बताया गया है, या कहें भगवान से भी बढ़कर। इस संधि की शर्तों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा अंग्रेजों के हवाले करना था। यही वजह रही कि सुभाष चंद्र बोस अपने ही देश में लापता रहे और कहां मर खप गए ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। समय समय पर कई अफवाहें फैली, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं लगा और ना ही किसी ने उनको ढूंढने में रुचि दिखाई। मतलब भारत का एक महान स्वतंत्रता सेनानी अपने ही देश के लिए बेगाना हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा ही। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1942 में बनाया गया था और उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सुभाष चंद्र बोस ने इस काम में जर्मन और जापानी लोगों से मदद ली थी जो कि अंग्रेजों के दुश्मन थे। और इसी आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और जर्मनी के हिटलर और इंग्लैंड के व्यक्तिगत विवादों की वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एक दुश्मन देश की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। एक तो अंग्रेज उधर विश्व युद्ध में लगे थे, दूसरी तरफ उन्हें भारत में भी सुभाष चंद्र बोस की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वे सुभाष चंद्र बोस के दुश्मन थे। इस संधि की शर्तों के अनुसार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग आतंकवादी थे और यही हमारे सिलेबस में बहुत दिनों तक पढ़ाया जाता था। और अभी कुछ महीने पहले तक ICSE बोर्ड की किताबों में भी भगत सिंह को आतंकवादी ही बताया जा रहा था। वो तो भला हो कुछ लोगों का जिन्होंने अदालत में एक केस किया और अदालत ने इसे हटाने का निर्देश दे दिया। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इस देश में कोई भी कानून, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, नहीं बदला जाएगा। इसलिए आज भी इस देश में 34,735 कानून वैसे के वैसे चल रहे हैं जैसे अंग्रेजों के समय चलता था। इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन एडवोकेट्स एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सबके सब आज भी वैसे ही चल रहे हैं बिना किसी फुल स्टॉप और कोमा बदले। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भवन जैसे के तैसे रखे जाएंगे। शहर का नाम, सड़क का नाम सब के सब वैसे ही रखे जाएंगे। आज देश का संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, कितने नाम गिनाऊं, सब के सब वैसे ही खड़े हैं और हमें मुंह चिढ़ा रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी के नाम पर डलहौजी शहर है। रिपन रोड, कर्जन रोड, बैटिंग रोड, फ्रेजर रोड, बेली रोड, ऐसे हजारों भवन और रोड हैं, सब के सब वैसे के वैसे ही हैं। आप भी अपने शहर में देखिएगा, वहाँ भी कोई ना कोई भवन, सड़क उन लोगों के नाम पर ही होंगे। गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है सूरत। इस सूरत शहर में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है कूपर विला। अंग्रेजों को जब जहांगीर ने व्यापार का लाइसेंस दिया था तो सबसे पहले वो सूरत आए थे और सूरत में उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। ये गुलामी का पहला अध्याय आज तक सूरत शहर में खड़ा है। इस संधि की शर्त के हिसाब से